ओके, सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस शुरू किए थे और उसमें एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन था टू फाइंड रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, और उसका एक एग्जांपल भी देखा था। तो ये जितना डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग अभी कर रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल पर बेस्ड है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यहाँ तक तो सब लोगों को याद होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड है ये, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये है कि किसी भी इक्वेशन के सभी टर्म्स का, जितने भी टर्म है इक्वेशन में, उसके सभी टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम होना चाहिए, और यू कैन से उन सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए। डायमेंशन सेम हो गए तो डायमेंशनल फार्मूला भी सेम हो ही जाएगा। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चाहे तो ऐसे कह लो कि ईच टर्म मस्ट हैव सेम डायमेंशंस, या ऐसे कह लो कि इक्वेशन के दोनों साइड में डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिनसे कि ये डायमेंशनल एनालिसिस का ये वाला काम और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो आगे और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 हो गया, इसको एग्जांपल 2 ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल में उसी तरह से तुम्हें दिया हुआ है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, वो दूसरे क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। तो तुम्हें बताना है कि उनके बीच करेक्ट रिलेशन क्या होगा। तो सपोज हमने ये क्वेश्चन ले लिया, द सेंट्रीपिटल फोर्स acting on a body performing circular motion, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले लेते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन depends on mass of the body, radius of the circular path, mass of the body or radius of circular path and speed of the body on the circular path। ये है हमारा क्वेश्चन कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास पर डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर डिपेंड करता है और स्पीड ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें करेक्ट रिलेशन बताना है कि फोर्स का मास ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ और स्पीड से क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हमें बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेसिस पर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए क्या हमें करना पड़ेगा? तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी। तो F प्रोपोर्शनल टू लिख लेंगे मास की, लेकिन कितनी पावर है हमको पता नहीं है, तो मास के पावर हमने लिख ली A। और फिर रेडियस पर डिपेंड करता है, तो रेडियस की पावर हमने लिख ली B। और स्पीड ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है, तो स्पीड की पावर हमने लिख ली C, ठीक है। तो हमें A B C अगर पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि मास की कितनी पावर, रेडियस की कितनी पावर और स्पीड की कितनी पावर पर सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके लिए वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज किया जाएगा फिर से। तो पहले प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिख लेते हैं, k m टू द पावर a r टू द पावर b v टू द पावर c। अब क्या करना होगा? बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन में डायमेंशंस लिखेंगे और यू कैन से डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। नाउ राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स में डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में है फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा ml²
टी रेस टू पावर -2। और राइट साइड में सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, के का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो उसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। फिर क्या है, मास, मास के लिए m पावर a, और उसके बाद है r, r है रेडियस, रेडियस इज आल्सो टाइप ऑफ लेंथ, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसी को रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा l, पावर हो जाएगा b, और फिर क्या है, स्पीड, स्पीड के लिए डायमेंशन फार्मूला l t रेज़ टू पावर -1 होल पावर c। तो क्या आ जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में m की पावर 1 है, l की पावर 2 है और t की पावर -2 है, और इधर m की पावर कितनी है, a है, और कहीं तो m नहीं है, चेक कर लेंगे। फिर l की पावर यहाँ पर है b, और यहाँ से आ जाएगा कितना, c, तो यहाँ हो गया b प्लस c, और t की पावर हो गई -c, देखो c यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, c इंटू -1 तो हो गया -c। Now, according to principle of homogeneity, dimensions on both sides must be equal. So, according to principle of homogeneity, तो homogeneity principle के according both side में dimensions same होने चाहिए। तो दोनों साइड में पावर्स को कंपेयर कर देंगे, डायमेंशंस आर नथिंग बट द पावर्स। तो m की पावर राइट साइड में a है और लेफ्ट साइड में 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो गया। फिर l की पावर राइट साइड में b प्लस c है, तो इधर कितना हो जाएगा 2, और एक इक्वेशन बन जाएगा -c इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से a b c की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और a b c की वैल्यू मिल जाने से ये भी पता चल जाएगा कि फोर्स, मास, रेडियस और स्पीड पर किस तरह डिपेंड करता है। तो a इक्वल टू 1 यहाँ से डायरेक्ट हमें मिल रहा है, तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ से c इक्वल टू 2 मिल रहा है, ये भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो a इक्वल टू 1 आ गया, c इक्वल टू 2 आ गया, और जो ये वाली इक्वेशन है इसमें b प्लस c में c की वैल्यू लिख देंगे इक्वल टू 2, तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा कितना, 0। ठीक है, कुछ गलत आ रहा है, कहीं पर कुछ गलती हुई है इसीलिए ऐसा आ रहा है। m कुछ गलत हुआ, कहीं पर देखना पड़ेगा कहाँ पर गलती हुआ। a इक्वल टू 1 और b प्लस c इक्वल टू 2 और माइनस c इक्वल टू, हाँ गलती हुई है, पता चल गया कहाँ पर गलती हुई, हमने फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला गलत लिखा है। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ml² t-2 नहीं होगा, ये ml(t-2) होगा। यहाँ पर हमने गलती की है, लेंथ का डायमेंशन फोर्स में 1 होता है, यहाँ पर 1 होगा, इसीलिए गलत हुआ। तो L का पावर फिर यहाँ b प्लस c है, तो कंपेयर करोगे तो b प्लस c इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। हमारा ये इक्वेशन गलत है, तो यहाँ पर आएगा b प्लस c इक्वल टू 1। ठीक है, तो a इक्वल टू 1 आ गया, c इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ पर फिर वैल्यू लिखेंगे c की, तो क्या आ जाएगा, b प्लस c इक्वल टू 1 था, इसमें वैल्यू लिखा हमने b प्लस 2 इक्वल टू 1, यहाँ से आ गया b इक्वल टू -1। तो a b c तीनों की वैल्यू आ गई। अब इन तीनों की वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो f इक्वल टू आ गया, कितना आ गया, k m टू द पावर a is 1, r to the power b is -1, और b to the power c is 2। तो अब नेगेटिव पावर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, पॉजिटिव पावर को न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो m टू द पावर 1, b टू द पावर 2 और r टू द पावर -1, तो r इधर आ गया। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, जिससे पता चलता है कि फोर्स मास की पावर 1, स्पीड की पावर 2 और रेडियस की पावर -1 पर डिपेंड करता है।
F इक्वल टू आ गया K mv स्क्वायर बाय R। तो यहाँ पर फिर से वही बात रिपीट कर देते हैं कि K की वैल्यू पता लगाना पॉसिबल नहीं है। ये अलग बात है कि तुम्हें पहले से ही फार्मूला मालूम है, तो उस फार्मूला में K इक्वल टू 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग F इक्वल टू आ जाएगा mv स्क्वायर बाय R, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय R। तो अगर तुम K की वैल्यू 1 नहीं भी लिखोगे तो भी तुम्हारा आंसर सही माना जाएगा। K की वैल्यू 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, अगर पता है तो लिख दो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये और एक एग्जांपल हो गया। क्या चीज का एग्जांपल? कि डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे हम रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पता करेंगे। ठीक है, अब और एक एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में कोई दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन पता लगाएंगे। तो सपोज हम अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में मान लिया ये एग्जांपल है, एग्जांपल, तो ये एग्जांपल ले लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ oscillations of a mass body attached to a spring depends on the mass of body and spring constant of the spring. Find a relation for time period. ये है क्वेश्चन। तो इसमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए मास बॉडी अटैच्ड टू ए स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी एंड स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो हमें ये बताना है कि करेक्ट रिलेशन क्या होगा। करेक्ट रिलेशन क्या, अभी तो इनकरेक्ट रिलेशन भी नहीं बताया गया, बस ये बताया गया कि इस पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है इतना बता दिया, इतना काफी है, इससे हम अपना काम निपटा लेंगे। हम पता कर लेंगे कि किस तरह डिपेंड करता है, कैसे, डायमेंशनल एनालिसिस करके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके ये काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वैसा ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस तुम्हें डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। सारे क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला बस मालूम होना चाहिए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो हमें क्या दिया गया है, टाइम पीरियड t depends on what, mass proportional to mass to the power a, then spring constant। spring constant को जनरली k से डिनोट किया जाता है, तो हम यहाँ पर k ले लेते हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना कि अभी तक जो k लिख रहा है वही k है, ये वो k नहीं है। वहां पर जो k था वो केवल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट था, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इक्वालिटी साइन लिखना है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ k मत लेना, क्योंकि k ऑलरेडी एक क्वांटिटी के लिए हम ले चुके हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए ले चुके हैं, इसलिए यहाँ k नहीं लेना, या कुछ और ले लेंगे। चलो c ले लिया, c कांस्टेंट, c m टू द पावर a k टू द पावर b, ये हमारा इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में अब हमें पता लगाना है कि a और b की वैल्यूज क्या होंगी। a और b की वैल्यूज अगर पता चल जाए तो ये मालूम चल जाएगा कि m की पावर कितनी होगी और k की पावर कितनी होगी। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड वही है। तो क्या करेंगे, बोथ साइड्स में डायमेंशंस लिखेंगे, राइट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में डायमेंशंस लिखना है। तो इधर लेफ्ट साइड में क्या है, टाइम, टाइम पीरियड यानी कि टाइम, तो इधर हो गया t, और c का कुछ भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखना है, वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। m टू द पावर a यानी कि मास टू द पावर a, और k है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में थोड़ा बता देते हैं, ये आगे पढ़ने मिलेगा थ्योरी में, फिलहाल इतना बता देते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट
का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कैसे निकाला जाएगा वो यहाँ पर निकाल लेते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इट्स लेंथ। ठीक है, ये F क्या है? फोर्स अप्लाइड। जब हम स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में चेंज हो जाता है। ये सभी लोगों ने अपने डेली लाइफ में देखा होगा, लेंथ चेंज, स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज हुआ। तो F/x जब करते हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट मिलता है। तो अगर हम K का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो क्या होगा? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? mLT-2 और चेंज इन लेंथ इसके लिए हो जाएगा L। तो K का डायमेंशनल फार्मूला आ जाता है mT-2। तो ये K का डायमेंशनल फार्मूला हो गया, इसी को हमें यहाँ यूज करना है। तो हो जाएगा mT-2 और इसकी पावर है B। तो अब पावर्स को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। इधर m नहीं दिखाई दे रहा है तो m की पावर 0 लिख लो, l भी नहीं दिख रहा है तो l की पावर भी 0 लिख लो, और t की पावर है 1। इसी तरह राइट साइड में m की पावर a यहाँ पर है, और जब b इधर पावर मल्टीप्लाई होगा तो m का पावर हो जाएगा a प्लस b, और t की पावर कितनी हो जाएगी? -2b। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर यूज किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स मस्ट बी इक्वल। तो m की पावर a प्लस b है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में है 0, तो a प्लस b इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी? -2b इक्वल टू t की पावर है -2b और इधर कितना है 1, -2b इक्वल टू 1। तो यहाँ से मिल गया हमें b इक्वल टू -1/2, और जब इसको इक्वेशन 1 में यूज किया तो आया a -1/2 इक्वल टू 0, माइनस है तो यहाँ से आ गया a इक्वल टू +1/2। तो अब हमें a और b दोनों की वैल्यूज पता चल गई है, यानी कि दोनों क्वांटिटीज जो m और k थे उनके पावर्स हमें मिल गए हैं। अब इनके पावर्स हमें मिल गए हैं तो पावर मिल जाने से क्या होता है? पावर मिल जाने से हमारा जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाता है। तो इस पावर को हमने यूज कर लिया और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। तो प्रॉब्लम क्या था कि हमें t में m और k की वैल्यू के जो पावर्स थे वो नहीं मालूम थे। तो m का पावर हो गया इतना +1/2 और k का पावर कितना हो गया? -1/2। ठीक है, तो हाफ पावर का मतलब होता है रूट, तो इसको √m लिख देंगे। और k में भी हाफ पावर है लेकिन नेगेटिव हाफ पावर है, तो नेगेटिव पावर का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में लिखना है, और हाफ भी है तो डिनोमिनेटर में जाकर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अल्टीमेटली आ गया c √m/k। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी विच इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग, ये ऐसे होता है जैसे ये एक स्प्रिंग को हमने लगा दिया, ऐसे एक स्प्रिंग लगा दिया और इस स्प्रिंग में एक मास बॉडी को अटैच कर दिया। ठीक है, तो जब ये मास बॉडी ऑसिलेट करेगा, ऐसे दोनों डायरेक्शन में अप एंड डाउन डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा, तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा वो हमने डायमेंशनल एनालिसिस से पता लगा लिया, वो इतना होगा। ठीक है, तो ये और एक एग्जांपल हो गया कि कैसे हम पता लगाएंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। और एक एग्जांपल हमने लिया स्पीड ऑफ साउंड का एग्जांपल ले लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम depends
on density of the medium and its elasticity, इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, इलास्टिसिटी की बजाय यहाँ पर लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो उसका मीनिंग अभी अभी समझा देंगे। इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमें बता दिया गया है। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के लिए एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा। बस हमें ये बता दिया है कि स्पीड ऑफ साउंड इन चीजों पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, कितनी पावर पर डिपेंड करता है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, स्पीड ऑफ साउंड, तो मान लिया v है सिंबल, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ये मान लिया d, इसकी पावर a है जो कि अननोन है, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए सिंबल यूज कर लिया कैपिटल E, और इसकी पावर है b। तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है, तो k यानी एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट ले लिया, d टू द पावर a e टू द पावर b। तो डायमेंशनल एनालिसिस करके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बताने के लिए तुम्हें सारी क्वांटिटीज जो यूज हो रहे हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला पता होने चाहिए। तो देखो क्या पता है तुम्हें, ये तो है स्पीड, इसका तो डायमेंशनल फार्मूला पता है, ये है डेंसिटी, इसका भी पता है, ये है एक नई चीज जो तुमने पहले नहीं सुनी, तो ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहले इसका डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, तभी हमारा काम हो पाएगा। तो इनफैक्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, इसका डायमेंशनल फार्मूला वही होता है जो प्रेशर का होता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी पढ़ेंगे, बट अभी इतना याद रखो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला वही होता है जो प्रेशर का होता है। तो E का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, और प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला कैसे मिलेगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बाय एरिया का डायमेंशनल फार्मूला, ये एरिया है। तो क्या आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें याद है mL/T-2, और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, L²। तो इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया mL⁻⁻1 T⁻⁻2, ये इलास्टिसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में इन सभी डायमेंशनल फार्मूला को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड्स में डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड में तो स्पीड, स्पीड के लिए क्या होता है L/T-1, और राइट साइड में k है, k का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखना है क्योंकि वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है, तो mL⁻³ होल पावर a, और इलास्टिसिटी के लिए अभी हमने निकाला mL⁻⁻1 T⁻⁻2, इसका पावर b। अब सारे पावर्स को एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। इधर m नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, m की पावर 0 ले लेंगे, l की पावर 1 है और t की पावर है -1। राइट साइड में m कहाँ कहाँ पर है देख लो, m की पावर a यहाँ से मिलेगी और m की पावर b यहाँ से मिलेगी, तो m की पावर हो जाएगी a + b, l की पावर कितनी हो जाएगी -3a, और b यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो -b। ठीक है, -3a -b, और t की पावर कितनी है, t यहाँ कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, तो जब b अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -2b। ठीक, तो हमने दोनों तरफ डायमेंशंस लिख लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू
एक ही चीज पर है सब कुछ बेस्ड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कर लिया, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करने से क्या होगा, पावर्स कंपेयर करेंगे, पावर्स कंपेयर करेंगे और पता चल जाएगा, इक्वेशंस 3 आ जाएंगे, a प्लस बी इक्वल टू 0, माइनस 3a माइनस बी इक्वल टू कितना है, देखो इधर l की पावर ये है माइनस 3a माइनस बी, और इधर l की पावर कितनी है 1, तो माइनस 3a माइनस बी इक्वल टू 1। फिर क्या बच गया, t रेस टू पावर माइनस 2 भी है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कितना है -1। ये 3 इक्वेशंस आ गए, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ए इक्वेशन, बी इक्वेशन और ये सी इक्वेशन, इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। तो -2b इक्वल टू -1 यहाँ से आ जाएगा, b इक्वल टू +1/2। फिर इसको इक्वेशन 1 में यूज कर लिया, 1 में नहीं सॉरी ए में यूज कर लिया, तो a प्लस 1/2 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें मिल गया a इक्वल टू -1/2। और अब बच गया c, सी था कहीं पर, सॉरी सी नहीं था, इक्वेशन नंबर बी, इसको यूज कर लेंगे। अच्छा जरूरत ही नहीं है, वाह ये तो अच्छा हो गया, ए और बी तो ऐसे ही आ गए, दो ही इक्वेशन से, सी की जरूरत नहीं पड़ी, ये आ गया हमारा बी और ये आ गया हमारा ए, ठीक है, दोनों आ गए, ए और बी ही चाहिए बस। अब इनको कहाँ ले जाएंगे, इनको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देने से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो b इक्वल टू आ गया k, d डेंसिटी था, डेंसिटी पावर कितनी थी a, और a हमारा आ गया कितना -1/2, तो d की पावर हो गई -1/2, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था, उसकी पावर हमारी आ गई कितनी +1/2। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, तो d की पावर है हाफ बट नेगेटिव, हाफ बट नेगेटिव मीन्स डिनोमिनेटर में जाना है और रूट लगा देना है, और e की पावर है +1/2, तो न्यूमरेटर में ही रहेगा लेकिन रूट लग जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और थोड़ा ठीक से लिख दो तो फार्मूला टाइप का दिखेगा, तो v इक्वल टू k रूट e बाय d, ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन स्पीड of sound, density of the medium in which sound is traveling, and modulus of elasticity of the medium, ठीक है। इस तरह से हमने ये 3-4 एग्जाम्पल कर लिए, और अब समझ में आ गया है कि कैसे रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज पता लगाया जाता है। हमें बस इतना पता हो कि वो डिपेंड करता है किन क्वांटिटीज पर, और जिन क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है उनके डायमेंशनल फार्मूला पता होने चाहिए। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला पता है तो हम इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि उस रिलेशन में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो अब इस क्लास को यहीं रोकते हैं, अब आने वाले क्लास में और एक डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन है उसको पढ़ेंगे, ठीक है।